जी वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सनतकार जो बरादरी है उनके नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ जमात इस्लामी जो कि इस हड़ताल के सुर्खेल है उनके नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पे जो है मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम इस डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, अपना कसूरी साहब, अभी जो अगर मैं बात करता हूँ मशीर वज़ीर आज़म के जो बशीर हैं, मशीर बराए बहुत सारे कामों के, ख़ास तौर पे उनके जो मशीर हैं राणा एहसान अफजल साहब जो हैं, उनका आज एक बयान आया और उन्होंने कहा कि हम जो है बहुत सारे काम करने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दरवाज़े तो हम खोल देते हैं और वो हमेशा खुले रखेंगे, लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो सर आप किस तरह आप सर इस बयान को देखते हैं? सवाल की तरफ आने से पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जमात इस्लामी एज ए पार्टी एक संजीदा पार्टी है। जी जी। वो महज हवा के अंदर बातें नहीं करती। अगर वो कुछ इश्यूज को हाईलाइट कर रही है तो उसके पास उसका सोल्यूशन भी है। ठीक है। और वो उन सोल्यूशन को वो कौम के साथ भी शेयर कर रही है और हुकूमती लोगों के साथ भी। जब जब कमेटी के कोई इजलास हुए तो हमने सोल्यूशन उनके सामने भी पेश किए हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि टैक्स नेट को बढ़ाने के कोई खिलाफ नहीं है। टैक्स पूरी कौम को देना चाहिए, ताजरों को देना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि गुज़श्ता जो फिगर्स हमारे सामने आए, यानी 350 से 350 अरब से जायद का जो टैक्स है वो तनख्वाहदार तबके ने दिया है। जी जी बिल्कुल, तनख्वाहदार तबके ने। सर वो तो हमेशा से देता आ रहा है ना सर। वो तो सर हमेशा से देता आ रहा है ना, पहली दफा तो नहीं हुआ ना सर। ये गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। उन्होंने तो इतना टैक्स दिया है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जागीरदारों और वडेरों से कितना टैक्स लिया गया है? पहला सवाल। दूसरी बात ये है, अच्छा सर एक चीज सर कता कलामी माफ सर, आपने सर जागीरदारों पे तो बात कर ली सर। हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, हमारा टोटल जीडीपी का टोटल रेशो जो है, टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है सर, वो उसके मुताबिक आप सर मुझे ये बता दें कि सनतकारों ने पिछले साल 2022-2023 का जो हमारा जो साल था उसमें सर इनका कितना फीसद उसमें हिस्सा शामिल था सर? मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। वो फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं है वो सर, नहीं है ना। जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो तो सुनिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका FBR 22,000 मुलाजमीन पे मुश्तमिल इदारा है और वो सालाना 1,000 अरब रुपए से जायद की करप्शन कर रहा है। और एक टैक्स का सर अगर सर देखें सर, मैं माजरत के साथ सर माजरत कता कलामी माफ सर ये जो बानी तहरीक इंसाफ वाले सर बातें ना करें सर। फैक्ट्स एंड फिगर पे अगर हम बात कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सर आपको पता है उनकी बात शुरू ही 2,000 अरब, 4,000 अरब, 10,000 अरब से शुरू होती थी सर। इतनी तो हमारी टोटल इकानमी नहीं है सर, इतनी तो हमारी ग्रे इकानमी नहीं है, हमारी वाइट इकानमी इतनी नहीं है सर। अगर 1,000 अरब रुपया साल का अगर FBR खा जाता है तो सर हमारे MPA भी खाते हैं, हमारे MNAs भी खाते हैं, हमारी हुकूमत के अपने भी खर्चे हैं। तो सर इसका मतलब है हमारी तो 2.5-3 करोड़ अरब की जो है ना वो सालाना हमारी इनकम है, जिसमें से हम ये सारा कुछ उनके लल्ले पूरे कर लेते हैं सर। सर काइंडली सर थोड़ा सा तो हाथ होला रख लें सर। इस मुल्क की मईशत को इन लल्लों तल्लों ने बर्बाद किया है। इस मुल्क की मईशत को मेहनत कश ने, मजदूर ने, ताजर ने, किसान ने बर्बाद नहीं किया। इस मुल्क की मईशत को अशराफिया ने और बदमाशिया ने बर्बाद किया है। एग्रीड सर, आपका पॉइंट सर। आपकी लड़ाई अशराफिया के साथ है, आपकी लड़ाई बदमाशिया के साथ है। एग्रीड, कंधा जो है वो गरीब का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून। जी अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, कैसे मजाज है आपके? जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी बाजवा साहब, आज की जो सर जो सूरत हाल है और मुल्क के अंदर जो है वो ये कह रहे हैं कि बड़ी जो कामयाब जो हड़ताल चल रही है, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास इंडस्ट्री के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम की तमाम वजूहात जो हैं और आज जो पूरे पाकिस्तान में कारोबार को बंद किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली है। हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। 17 ग्रेड के अफसर को 1.5 करोड़ की गाड़ी दे दी जाती है, 4 उसके AC उसके कमरे में लगे होते हैं, 8 उसको मुलाजम दिए हुए हैं, 6 कनाल के घर दिए हुए हैं। उनके खर्चे पूरे होंगे तो सर किसी गरीब को पैसे मिलेंगे ना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जो बातें आपने मेरे क्वेश्चन के साथ रेज की है, ये सब बातें दुरुस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि 17 ग्रेड के ऑफिसर को 1.5 करोड़ की गाड़ी दी जाती है, उनके कनालों के हिसाब से घर है और उनकी जो दीगर मराहत है वो साफ है। लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि आपको ये याद कराता जाए कि ये तमाम चीजें नई नहीं है। इस गवर्नमेंट ने जो 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद हमारे वजूद में आई, उन्होंने ना किसी को नई गाड़ी लेकर दी, ना किसी को 8 लाख का घर दिया, ना किसी को इंसेंटिव दिए। ये जब से ब्रिटिश दौरे को मथा उस वक्त के घर बने हुए हैं डिप्टी कमिश्नर के एसी के पुराने वक्तों के, और उसी वक्त से लेके जो सिस्टम चल रहा है उसमें मैं ये नहीं कहता कि किसी एक गवर्नमेंट का कसूर है। मैं कहता हूँ 47 से लेके 2024 तक जो भी लोग गवर्नमेंट में रहे, सब लोग इसमें बराबर के शरीक हैं। और वो लोग जो कहते थे कि हम गवर्नर ऑफिस की दीवारें गिरा के यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हम ये करेंगे, इनके घरों को ऐसे किसी ने कुछ नहीं किया। ये सारी सियासी बातें थी। अब आ जाते हैं कि क्या इस गवर्नमेंट ने कोई अपने अखराजात कम की है? आपके इल्म में होगा, आप बड़े बाखबर साथी है कि इस गवर्नमेंट ने कितने जो फालतू मुलाजमीन थे, जो फालतू वजारतें थी, पहले 10 का कहा गया और आज ये फाइनल हो चुका है कि 5 वजारतें जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। और उनका जो सरप्लस स्टाफ था, जो फालतू लोग थे या जो उनकी शॉर्टेज थी पहले मुलाजिम में, वो नई भर्ती नहीं हो रही और इन लोगों को इंसेंटिव देकर रिटायरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। सर ये तो आईएमएफ की, सर ये तो आईएमएफ की हमारे इस गवर्नमेंट के गुजरा है, बाजवा साहब कथा कलामी माफ, बतौर मिनिस्टर ना तो कोई तनख्वाह ले रहा है, जो बतौर एमएलए या एमपी है उनकी सैलरी है वो ले रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ना किसी को नई गाड़ी देकर दी है। बाजवा साहब कोई शक नहीं। बाजवा साहब कथा कलामी माफ, बाजवा साहब मेरा एक पॉइंट ले लीजिएगा। इतराजात करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये अर्ज कर दूं कि क्या जो छोटा दुकानदार है या कोई छोटा कारोबारी है तो क्या उसको टैक्स नहीं देना चाहिए? क्या कोई मुल्क टैक्स के बगैर, टैक्स कलेक्शन के बगैर तरक्की कर सकता है? हम फैसिलिटीज मांगते हैं, लेकिन मैं किसी एक तबके की बात नहीं करता। गरीब आदमी जो छोटा दुकानदार है उससे लेके तमाम सरमायादारों तक, तमाम जो बड़े जिम्मेदार हैं उन तक मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा तबका नहीं है मां सिवाय सरकारी मुलाजमीन के जिनकी जो डिडक्शन है वो एक स्लैब के जरिए उनसे पैसे काटे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पैसे अपने छुपा नहीं सकते। बकिया जो लोग हैं, जिसमें हम लोग, आप लोग, कोई भी ऐसा पेशा हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वकला हो, आर्किटेक्ट्स हो, या बड़े बड़े जो इस तरह के सर्विस मुहैया करने वाले लोग हैं वो हो, या छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, छोटा कारोबारी हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी शख्स अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, बाजवा साहब इसका मतलब ये है, बाजवा साहब इसका मतलब ये है, टैक्स जमा कराने से गुरेजा है, बाजवा साहब एग्रीड, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाजवा साहब इसका मतलब ये हुआ है, आप इस बात से इनकारी नहीं है, बल्कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हुकूमत जो टैक्स कलेक्ट करती है वो टैक्स जो है प्रॉपर वे के अंदर नेसेसिटी चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल होने के बजाय लग्जरियस चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, जिस वजह से आम तबका, आम आवाम जो है वो टैक्स देने से रिलेक्टेंट है कि मैं अगर टैक्स दूंगा मुझे तो उससे डिसिप्लिन की गोली भी नहीं मिलनी, लेकिन एक साहब जो हैं वो सरकारी जो अफसर हैं, अफसरशाही जो हैं, उनकी गाड़ी के टायर बदले जा सकते हैं। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, देखें कुछ लोग ये कहते थे कि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से, सड़कें बनाने से, मोटरवेज बनाने से मुल्क तरक्की नहीं करते। ठीक है, सियासी बात तो भाई किस तरीके से लोग तरक्की करते हैं? जो पूरी जदीद दुनिया है, सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी, उन्होंने हेल्थ के ऊपर तवज्जो दी, और उसके साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सड़कों के ऊपर तवज्जो दी।
और फिर ही लोगों ने तरक्की की तरफ गए। मैं ये समझता हूं ये दुरुस्त है कि लोग जो CSS करते हैं, जो PPSC करते हैं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट में आते हैं, उनका लाइफस्टाइल आम आदमी के लाइफस्टाइल से डिफरेंट है। लेकिन इन सब चीजों पे आप किसी एक गवर्नमेंट को, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PML हो, चाहे आप ये समझे कि PTI हो या दीगर जमातों में, दीगर सूबे में जो भी गवर्नमेंट रही हो, इवन कि जब यहाँ पे मार्शल लॉ भी रहा है, किसी ने भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ इस तरह क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली नहीं लिया। ठीक है, और आपका लोगों पॉइंट की आ गया जी। बाजवा साहब आपका मुताबिक जी बिल्कुल ठीक है। बाजवा साहब आपका पॉइंट आ गया, इसी बात को मैं लेके चलता हूं अफजल संधू साहब। अफजल साहब, अभी ये सारी जो डिस्कशन हो रही है और उसके अंदर ठीक है, आपको भी ये इश्यूज आ रहे हैं कि प्रॉब्लम आता है कि आपकी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीज़ों को जो है ना आप अपनी उसको कन्वर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो फ़र्ज़ करें अगर ₹1 अगर आपकी किसी एक यूनिट के पे कॉस्ट आ रही है और आपके टैक्सेस बढ़ रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ रही है और बाकी रॉ मटेरियल का अगर आप चीज़ें बढ़ती हैं तो वो आप उसके अंदर ऐड करके तो आप ₹1 20 का या ₹1 15 का उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। आप अपना कवर पूरा रखते हैं, अपने आप को सिक्योर रखते हैं। अच्छा सर, मुझे अभी जो ये सारा कुछ हुआ और आज जो हुआ सर, क्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो दुकानदार मौजूद हैं, उनके पास जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं, आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी काम करने वाले मुलाजमीन हैं, क्या सर आपने उनको आज के दिन की तनख्वाह दी है या बगैर तनख्वाह के उनको छुट्टी दी थी? बिल्कुल तनख्वाह दी है जी, हमारा कोई रिडक्शन नहीं होती। ये बिल्कुल पूरे, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए इस बात को बरमला कह रहा हूँ कि एक बंदा भी किसी की तनख्वाह नहीं काटता। दूसरी बात यह है कि जो हसन भाई के बाजा साहब बड़े मुजर भाई हैं, बड़े हैं, तो वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि वो कह रहे थे कि जनाब के ये पीछे से ही चला आ रहा है, सारा निज़ाम पिछली हुकूमतों से चला आ रहा है। तो पहली बात तो उन्होंने अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहराया है, उन्होंने अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहराया है इस बात के ऊपर। चले बारा उसको भी ठीक करना चाहिए। बात ये नहीं होती कि पीछे से खराबी आ रही है तो आगे भी चलते रहे। दूसरी बात यह है कि हसन भाई, पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सिर्फ ताजरों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है। जो गवर्नमेंट भी आएगी, ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, जो अच्छे काम करेगी, जो आवाम के लिए, ताजरों के लिए बेहतर फलाह के काम करेगी, हम उसके साथ हैं। और हमने हमेशा गवर्नमेंट को प्रमोट भी किया है, उसका साथ भी दिया है। तो ये नहीं होता कि हर टाइम हमने हड़ताल करनी है या तालाबंदी शटर डाउन ही करनी है, कामों को सराहते भी हैं। मैं एक बात कर रहा था कि सनती यूनिट की, चूँकि मेरा मामला जो कारोबार है वो सारा सनत के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला मरियम साहबा से और जो भी बाला हुकाम है, जी बिल्कुल, कि खुदारा सारे काम जो होते हैं वो होते रहेंगे, हो रहे हैं, कोई इसका पॉइंट्स को नहीं करना मकसद, कि जो सनती अशिया है ना जी, इस पे तवज्जो करें। ठीक है। 222 आइटम बनती हैं हसन भाई पाकिस्तान के अंदर 222। जब एक बंदा घर बनाता है, हाँ, घर के ईंट लिए से लेके जस्ट वो पूरी सनत में आती है ना जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, किसी भी तरीके से उसको मैनेज करें। हसन भाई, लास्ट जुलाई में सीमेंट की बोरे की कीमत थी 1220 रुपये, जुलाई में 1220 रुपये, और ये मिड में होगी 1350 रुपये में। आज मैं पता करके आया हूँ 1520 रुपये। जिस कौम में ये चीजें पाई जाए, मुझे बताएं, कोई बिल्डर बना रहा है, कोई घर बना रहा है, सर मैं यहाँ पे कि 2-2 भी अगर अपना रोना 500 पर बैग पे इजाफा हो जाए एक महीने में। आप ये बात कर रहे हैं सर, मैंने जब अपना घर बनाया था इधर लाहौर में ही, तो चंद साल पहले, तो 450 रुपए की बोरी में लेता था। और जब पुरानी बातें होंगी, हाँ, वो अभी जब घर मुकम्मल हुआ तो 500। ये डेप्रिसिएशन जो आ रहा है, एक मैं महीने की बात कर रहा हूँ, जी जी, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें मैं बस रिक्वेस्ट ये है कि इसमें थोड़ा सा देखें, कोई कमेटी बैठे, कोई जो इसमें कीमतें बढ़ने का कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन शुतर बेमहार की तरह कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। 1220 और 1520। सर आपका पॉइंट आ गया। जावेद कसूरी साहब, सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जिस तरह अभी बाजवा साहब ने कुछ पॉइंट जो था वो हमारे सामने रेज किया, और उन्होंने कहा कि अफसरशाही जो है, कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत आई है, रियासत पाकिस्तान के अंदर,
और वो चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे वो जो है एक PDA एक ज़माने में उस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो थी उसकी हुकूमत हो, या कोई भी डिक्टेटरशिप हो, उनके कहने के मुताबिक अफसर शाही को किसी बंदा उसको हिला नहीं सका, उसके ऊपर एक फिंगर पॉइंट नहीं कर सका। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज तो सर आप पाकिस्तान के जो है इन चीज़ों को हमारे सामने हाईलाइट कर रहे हैं, आपने फिगर आउट किया चीज़ों को, ये आपके क्रेडिट के ऊपर है कि आपने IPPs का फिगर जो था उसको हमारे सामने लेके आए, हमें बताया कि IPPs बेसिकली है क्या और वो किस तरीके से हमारा खून निचोड़ रहे हैं। सर जब KPK के अंदर वजारत ख़जाना का कलमदान आपके पास था, हुकूमत के अंदर आप पार्टनर थे, तो सर क्या वहाँ पे आपने ऐसे कवानीन नहीं बनाए जो कि अफसर शाही को नकेल डाल सके, उनके खराजात को कम कर सके, और अगर वो चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई थी तो वो आपने रोल मॉडल के तौर पे बाकी सूबों को इम्पोर्ट क्यों नहीं की सर? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक तो गुजारिश करूंगा कि बाजवा साहब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए ये मुल्क हम सब का है, ये किसी एक पार्टी का मुल्क नहीं है, ये किसी एक खानदान का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। उन्होंने तो बड़ा क्लियर कह दिया, पहले मेरी तो सुन लेना, आपने सवाल किया है, जरा बात सुन लेना। जी जी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम लीग नून और ये जो मौजूदा पीपल्स पार्टी और MKM, ये जो पूरा हुकूमती एक बना हुआ है इजारादारी, क्या ये प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म नहीं कर सकते? जब मुल्क के अंदर क्राइसिस है और मुल्क के अंदर माशी बहरान है और सारा बोझ अवाम के ऊपर लाद दिया गया है, तो मुझे ये बताइए हुक्मरान कुर्बानी कब देंगे? सर देखें, मेरा सवाल आपसे यही सर मेरा सवाल आपसे यही था, आपने सर वही इल्जाम बारे इल्जाम सर उनके कंधों पर डाल दिया। सर देखें, मैं सर तो माजरत के साथ सर अब आप सियासी बात ना करें सर, टू द पॉइंट बात कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। जहां तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, देखिए KPK में हम कभी भी फुल फ्लेज कभी हुकूमत में नहीं आए। सर खजाना तो आपके पास रहा है ना सर जी, खजाना आपके पास रहा है सर। आपने तो, आपकी जमात ने तो हमेशा यही कहा है कि इतने साल खजाना हमारे पास रहा है, 1 रुपए की करप्शन नहीं होने दी हमने सर। नहीं, बिल्कुल जितना हमारा पार्ट था उस पार्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोल प्ले किया, हमने करप्शन नहीं की, हमने वहां अपने जो वजारतें हमारे जिम्मे थी हमने उसको ठीक किया। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टियां गुज़श्ता 35-40 साल से इक्तदार में हैं और वो इस मुल्क के ऊपर स्याह सफेद की मालिक बन के रही हैं, मुझे ये बताइए कि इस ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया को ये मुंह लगाया किसने है? इन्हीं पार्टियों ने। और दूसरी बात ये है कि ये अपनी छोटी गाड़ियों पे क्यों नहीं आ सकते? मेरा सवाल ये है कि ये जो IPPs का मामला है, ये IPP जो शरीफ खानदान की अपनी IPP सर, जहांगीर तरीन साहब का भी तो IPP है सर। अकेला सिर्फ जहांगीर अपना शहबाज शरीफ का या नवाज शरीफ का या हमजा शहबाज का या फलाने शहबाज का नहीं है सर। आप सर बाकियों का भी नाम लेना। आप सर एक ही को पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं? आप उनको पॉइंट आउट सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके बड़े जो है हुकूमत के अंदर मौजूद है। आप सर जहांगीर तरीन को क्यों नहीं कर रहे? आप मियां मंशा को क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी अफराद का नाम क्यों नहीं लेते? सर खुदारा सर, अगर आपने बात करनी है, हक सच की बात करनी है, तो फिर हक सच की बात को पूरा करें ना सर। फिर आप कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं या आप एक न्यूट्रल एंकर पर्सन? सर मैं न्यूट्रल एंकर पर्सन हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं सर उनका नाम भी ले लेना सर। आप उनका भी तो नाम लेना सर। बात सुने, आपके इल्म में है कि ये 14 दिन का धरना था, इस 90, 95 या 100 से जायद IPPs को एक्सपोज जमात इस्लामी ने किया। बिल्कुल किया है सर, आपके क्रेडिट पे है सर। हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं इस चीज के ऊपर। हमने देखिए, हमारी पार्टी का कोई मसला नहीं, हमने सबको एक्सपोज किया है। हाँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त मुल्क माशी तौर पे बदहाली का शिकार है, तो क्या हुक्मरानों को ये जेब देता है कि वो मुल्क की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए IPPs का धंधा करें? या मुल्क के हुक्मरानों को जेब देता है? बाकी सबसे पूछा जाएगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मुल्क डूब रहा था तो क्या मुल्क के वजीर आजम को जेब देता था कि वो IPPs के धंधे में शरीक होकर के कौम का खून नचोड़ें? मेरा आपसे सवाल। अच्छा, आज जब मुल्क इस हाल में है तो क्या वजीर आजम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सबसे पहले अपनी IPPs के जो कैपेसिटी चार्ज हैं उससे विड्रॉ करें? इस वक्त अगर वो अपने खानदान की IPP से
और अपने जो करीबी उनके ये मंशा ग्रुप वगैरह की आईपीपी से अगर वो विड्रॉ कर लें। शुक्र है सर तो आपने मंशा का भी नाम लिया, शुक्र है सर आपने जहांगीर, सर मेरा यही पॉइंट है सर, खुदारा बाकियों का भी नाम लेना सर। सर सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सर, सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, खुदारा उन बाकियों का भी नाम ले लेना सर। आज सर अगर ये शरीफ बरादरान हुकूमत में है तो सर कल को वो थे सर अपना जहांगीर तरीन साहब हुकूमत में थे। आज अगर मियां मंशा अगर नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का वो इन्वेस्टर है, कल को सर वो अपना बानी तहरीक इंसाफ का वो इन्वेस्टर था। तो सर देखें बात ये है अपना पीटीआई के दौर में अगर कोई बाबर थे, अगर कोई और लोग थे तो उन सबको दायरे में लाए ना। हमने अपने धरने में किसी एक सर केपीके से तो सैफ ग्रुप भी तो है ना सर, केपीके से तो सैफ ग्रुप भी शामिल है ना सर, जिनके पास जिनका जो आईपीपी है। चलें सर छोड़ें, बात ये होगी सर आपका पॉइंट आ गया जावेद कसूरी साहब, और आपने जो बहुत अच्छी डिस्कशन की, और खास तौर पे आपने सर मुझे जो नून लीग का रिप्रेजेंटेटिव का टाइटल लगाया सर, वो मेरे लिए मुझे बड़ी समझ नहीं आ रही सर। मैं नून लीग वालों से बात करता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि तुम तहरीक इंसाफ के हो, तहरीक इंसाफ वालों से बात करो तो वो मुझे कहते हैं नून लीग वालों के हो। सर आज आपने भी सर मुझे नून लीग का टाइटल दे दिया है, तो मुझे नहीं समझ आ रही सर मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ या नहीं हूँ। एनीवेज सर बात यह है जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ आज ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मेरे पास कुछ वक्त कम है और वक्त की किल्लत जो है वो आड़े आ रही है, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि अब क्लोजिंग की तरफ जाएं। तो अपना जो मेरे पार्टिसिपेंट जितने भी मेरे साथ मौजूद थे और आज की डिस्कशन में मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अफजल संधू साहब उन्होंने बाकायदा हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी ये सारी डिस्कशन आपने सुनी और उसका लुबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान की अशराफिया का मतलब वो मुलाजमीन जो कि सरकारी मराद को हासिल करते हैं, प्लस हमारी हुकूमती जो अदारों के अंदर मौजूद जो हमारे अहबाब हैं, जब तक कि वो अपने आप को उस एक लाइन के ऊपर नहीं लेके आएंगे जिसके ऊपर पाकिस्तान की मिडिल क्लास मेजॉरिटी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जब तक उसके करीब तर नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक हमेशा इसी तरह एक क्लास डिफरेंस रहेगा और दोनों क्लासेस के दरमियान में ये प्रॉब्लम जो है वो हमेशा चलता रहेगा। हमने यूरोप की तारीख भी देखी, हमने फ्रांस की तारीख भी देखी और हम पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं कि जो गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इन चीज़ों को देखने के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।